आज का वीडियो है जो उन बच्चों के लिए यूज़फुल रहने वाला है जो क्या है कि जनवरी में होने वाली जो रीट मेंस का एग्ज़ाम देने वाला है। चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट से हो, जिनके क्या है कि अपने ये वाला पोर्शन तो सबके सेम रहता है। जैसे कि देखो राजस्थान वाला ये है, 2 नंबर का ये है, सिर्फ़ विद्यालय है ये और जो सामाजिक अध्ययन की जो ये विधि है, ये 2 पोर्शन क्या है कि अलग रहते हैं। बाकी सारे के सारे पोर्शन क्या है कि एक ही से रहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या है कि मैं जैसे कि अपने क्या है कि ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वाली ये बुकें चलती है अपने पास। जैसे ये बुक है, ये बुक्स कौन सी के 11th क्लास की है। और ये जैसे कि बुक है जो 9th क्लास की है, जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा से संबंधित है। जिसके अंतर्गत क्या है कि जो जो अपने टॉपिक हैं इसके अंतर्गत वो ओपन करने वाले हैं। जैसे कि ये है राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 9 के लिए है, 9 की है। जिसके अंतर्गत देखिए कि जो अपने अपने जो टॉपिक है इसके अंतर्गत कला संस्कृति से संबंधित, इतिहास से संबंधित वो। फिर है कि जैसे कक्षा 8 है उसका है भाग 3 है, कक्षा 8 के अंतर्गत जो ये बुक्स चलती हैं। जिसके अंतर्गत अपने क्या है कि जो टॉपिक से कल्चर से संबंधित है और क्रांतियों से संबंधित जो टॉपिक इसके अंतर्गत हैं। और फिर है कि जैसे 11th के अंतर्गत जो है कि माध्यमिक राजस्थान ये है भाग 4 चलती है वो। इनका क्या है कि इन सारी पुस्तकों का है जैसे कि 6 से लेकर है, ये अपने क्या है कि 6 से लेकर कहाँ तक की 12 तक की उन पुस्तकों का क्या है कि सार है। जो अपने क्या है कि जैसे कि राजस्थान का जो कला संस्कृति है और राजस्थान का जो इतिहास है, इतिहास कला संस्कृति इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है कि आते तो है जो इन्हीं ही बुकों में से आते हैं। जैसे कि इतनी सारी बुक से पढ़ना है अपने लिए क्या है कि जैसे कि लंबे टाइम से जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ लेता है और उसने क्या है कि नोट्स भी बना लिए होंगे। लेकिन क्या है कि अगर अपन को भी क्या है कि 2 महीने के अंतर्गत अपन सारी ये बुक्सें पढ़े तो अपन क्या है कि उनको नहीं पढ़ सकते। तो जो यह है मैं वन लाइनर क्वेश्चन जो करवा रही हूँ वो है इन्हीं पुस्तक हैं, उनका क्या है कि सार है। जैसे कि 10वीं है, 10वीं 11वीं 12वीं है, छठी 7वीं 8वीं है। उन सारी बुक्सों में जैसे कि संस्कृति से संबंधित जैसे लोक नाट्य, लोक संगीत है और कला संस्कृति है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैं यहाँ करवा रही हूँ। जिससे क्या है कि आपके ये जो राजस्थान का इतिहास वाला पोर्शन है और कला संस्कृति वाला पोर्शन है वो पोर्शन क्या है कि यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अपन चलते अपने वन लाइनर क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करते हैं आगे। पहले अपन ने क्या है कि यहाँ तक पिछवाइया कला तक करवा दिया है। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन है अपने इसके अंतर्गत। देखिए जैसे कि अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि इसको अपन को स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, अब बराबर है। 17 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे कि नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन थी। नाथद्वारा शैली है उसकी प्रमुख महिला चित्रकार कौन थी, कमला एवं इलायची हैं। फिर है कि कहाँ के सामंत क्या है कि 16वें उमराव कहलाते हैं। कहाँ के सामंत है वो क्या है कि 16वें उमराव कहलाते हैं। जो देवगढ़ के सामंत है वो क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली है उसको क्या है कि किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया है, तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। देव है जो देवता जहाँ निवास करते हैं वो देवालय होता है, वो क्या है कि अंधेरा रहता है। अंधेरा क्या है कि लोग दीपक जला के ही उसमें उजाला करते हैं। तो देवगढ़ शैली है उसको प्रकाश में किसने लाया, श्रीधर अंधारे ने लाया। फिर है कि पश्चिमी राजस्थान में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है, तो वो है अंगधर हैं। फिर है कि मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मालदेव को दिया जाता है। तो मारवाड़ कला है व संस्कृति का नवीन परिवेश है वो इसका श्रेय दिया जाता है मालदेव को दिया जाता है। फिर है कि मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में ये मिलते हैं। जो जीवन मारवाड़ शैली है उसके सबसे जीवंत चित्र है वो क्या कि जसवंत सिंह के समय मिलते हैं। जीवंत है जैसे देख लो जीवंत, जसवंत सिंह के समय जीवंत चित्र मिलते हैं कहाँ के, मारवाड़ शैली के। फिर है कि मारवाड़ शैली को जो चरमोत्कर्ष है पर किसने पहुंचाया, तो मारवाड़ शैली उसको चरमोत्कर्ष मारवाड़ को मानसिंह ने पहुंचाया था। फिर है कि जैसे कि मारवाड़ शैली है उसमें किस पक्षी को बेखूबी दर्शाया गया है, तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत खंजन पक्षी है उसको क्या है कि बेखूबी दर्शाया गया है। फिर है कि उस्ता कलाकारों को क्या है कि बीकानेर में कौन लाया था। उस्ता कलाकार जो बीकानेर में क्या है कि महाराजा राय सिंह लाए थे, जिन्होंने क्या है कि बीकानेर के किले का निर्माण करवाया था। फिर है कि राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे, तो उस्ता कलाकार जैसे उस्ता अली रजा,
उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को क्या है कि कलाकारों को बीकानेर लाए थे। कौन लाए थे? राय सिंह लाए थे। ऊँट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? तो ऊँट की जो खाल होती है उस पे सोने की कलाकारी वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। देखो यहाँ ऊँट की है जो क्या है कि उसके बाल है उनको क्या है कि अलग अलग डिजाइन में काट कर क्या है कि अलग अलग चित्र बना दिए थे, ये उस्ता कलाकारी कहलाती है। किसके काल में क्या है कि उस्ता कला, ये है तो किसके काल में उस्ता कला क्या है कि चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो महाराजा अनूप सिंह थे ना, उसके काल में क्या है कि ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। लेकिन क्या है कि जो राय सिंह है वो उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाने वाला कौन था? तो राय सिंह था। और इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाला कौन था? अनूप सिंह। फिर है कि बनी ठनी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए थे? जो बनी ठनी चित्रकार थे वो क्या है कि मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाए गए हैं। फिर है कि बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? तो भारत की मोनालिसा कहा था। किसको कहा था? बनी ठनी को कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। भारत की मोनालिसा कहा था। तो ये देखो देखो ये जैसे कि ये मोनालिसा का ये जैसे कि चित्र है बना रखा है। फिर अगला देखिए ये अपना क्या है, जैसे कि भारत सरकार है उसने क्या है कि बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो 1973 को क्या है कि बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। फिर है कि वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया? तो नागौर से उपशैली है, उसके अंतर्गत क्या है कि वृद्धावस्था के जो चित्र है उनको क्या है कि कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है। फिर है मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो मूमल है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। फिर है कि जैसे कि रंगमेल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनाया था? तो रंग महल है वो किसने बनाया था? राव छत्रसाल ने बनाया। फिर है कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो बूंदी के अंतर्गत जो चित्रशाला है उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? राव उमेद सिंह के काल में हुआ था। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्र शैली की पहचान है? तो महिलाओं द्वारा शिकार है वो क्या कि कोटा शैली की पहचान है। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है महाराव राम सिंह को जाता है। फिर है कि आमेर शैली है उसके चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा? तो आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ है यशोधरा चरित्र। कब बना था ये? 1591 के अंतर्गत बना था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप क्या है कि लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यह है कि इन्हीं सारी बुक हैं, उन बुकों का क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है कि उनमें सार मिलेगा आपको, जो क्या है कि आपको अलग अलग जगह पढ़नी नहीं पड़ेगी। फिर अगला देखिए जैसे कि यह है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, गीत गोविंद है, बारहमासा है, नवरस एवं रागमाला किस शैली के चित्र हैं? तो ये किस शैली के चित्र हैं? जयपुर शैली के चित्र हैं। फिर है कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह ने की थी। फिर है कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर्तमान में किस नाम से जाना जाता? तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। फिर है कि जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्र की पद्धति कौन सी? जो जयपुर के भित्ति चित्र है उनकी जो चित्रण करने की पद्धति है वो कौन सी है? आलागिला पद्धति है, आराइस पद्धति है तथा मोराकसी पद्धति है। फिर है कि शिव कुमार व डालूराम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जो शिव कुमार है, डालूराम है, वो क्या कि अलवर शैली के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता किसने तैयार करवाया? जिसके निर्माण में तत्कालिक 1 लाख रुपए खर्च आया था। तो जो गुलिस्ता है वो किसने तैयार करवाया था? गुलिस्ता तैयार कराया था विनय सिंह ने। गुलदस्ता है, गुलदस्ता को अपन को क्या करता है कि विन्यास पूर्वक रखना चाहिए वरना वो गिर जाता, वो टूट जाता। तो गुलिस्ता है उसका निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया। फिर है कि वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो वेश्याओं के चित्र है अलवर शैली में बने हैं। फिर उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रस्तुत किया था? जो उनियारा शैली है उसके विकास का मार्ग है वो नरुका ठिकाना ने। फिर है कि किससे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है? शेखावटी है उसके भीतरी चित्र शेखावटी को जाना जाता है ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। किसको? शेखावटी को। किसके कारण जाना जाता है? भित्ति चित्रों के कारण। फिर है कि राजस्थान की कौन सी कला लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सांझी का किया जाता है। फिर है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी को किसका रूप मानकर पूजा की जाती है? तो कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी को क्या है कि पार्वती का रूप मानकर पूजा की जाती है। दीवार पर गोबर से आकृतियां उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी, कोडी, पंख आदि से सजाया गया क्या कहलाता है? वो कहलाती है सांझी कहलाती है। देखो ऐसा है उसको ऐसे सजाया जाता है।
फिर के दीवार पे बनाए जाते हैं। पट चित्रण, फड़ का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो पट या फड़ चित्रण है वो छिपा जाति के जोशी चित्रों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो है जोशी छिपा जाति के जोशी है उनके चित्रों द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपने जैसे भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? तो भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी है वो क्या की फड़ चित्रांकन है। जैसे ये की फड़ होती है अलग अलग के कपड़े पर या बनी हुई होती है और उनका क्या है कि अलग अलग समय में अलग अलग जाति के लोग हैं उनका क्या है कि भोपे है वो वाचन करते हैं। फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? तो फड़ है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? ये फड़ किसके द्वारा बनाई जाती है? भोपों के द्वारा बनाई जाती है। फिर है कि जैसे फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो फड़ है उसका चित्रण रावणहत्था या जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फड़ के देवीय है उनका किस रंग से देवीय है उनको तो नीले रंग से दर्शाते हैं और देवता है उनको क्या कि लाल रंग से। देवियों को तो नीला रंग है, देवताओं का लाल रंग है और जो फड़ राक्षस होते हैं राक्षस को किस रंग से दर्शाया जाता है? काला अक्षर से। फिर एक ही फड़ में सुंदरी या लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है? जो सिंदूरी लाल रंग होता है वह सूर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ चित्रांकन है उसमें रेजी या रेजा का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है? तो श्रीनाथ जी है 24 अंगारों के कारण। फिर है कि कावड़ निर्माण किनका पुश्तैनी व्यवसाय है? तो कावड़ निर्माण है वो बस्ती गांव के खेरादियों का। बस्ती गांव है उनके खेरादियों का क्या कि पुश्तैनी व्यवसाय है। फिर है मांगीलाल मिश्र का संबंध किस लोक देवता से है? तो मांगीलाल किस लोक कला से है? तो मांगीलाल मिश्र है उसका क्या है कि कौन सी कला से? कावड़ निर्माण से है। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? जो कावड़ होती है वो किस रंग से रंगी जाती है? वो रंगी जाती है लाल रंग से रंगी जाती है। फिर है देखिए जैसे कि कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां प्रदर्शित होती है? जैसे कावड़ के सभी कपाट खुल जाते हैं तो उसके बाद में अपन को क्या कि राम लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। फिर है कि जैसे देखो पशुओं के शरीर है उसको दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया कहलाते हैं। जो दागने के निशान होते हैं देखो निशान तो क्या कहलाते हैं? गोडलिया कहलाते हैं। और पशुओं को दागने की जो प्रक्रिया होती है प्रक्रिया क्या कहलाती? अटेरना कहलाती। क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर क्योंकि अभी तो आपको पता है गोडलिया अटेरना कर लोगे फिर आपको सोचो कि ये कौन सी प्रक्रिया रही है कौन सी प्रक्रिया जो उसको निशान निशान होते हैं ना बने हुए उसको कहते हैं गोडलिया और जो दागने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अटेरना। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। दीपावली पर मेहंदी के कौन से रंग का अलंकरण बनाया जाता है? तो दीपावली पर पान शंख हटड़ी की बात और पगलियाँ। फिर एक करवा चौथ है उस पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? छबड़ी है स्वास्तिक है। मकर संक्रांति है उस पर क्या बनाया जाता है? मकर संक्रांति पर घेवर बीजनी। रक्षाबंधन है उस पर कैसा अलंकरण किया जाता है? लेरिया व चीक का किया जाता है। और शादी पर मेहंदी के कौन से अलंकरण बनाए जैसे जैसे शादी के ऊपर तोरण केरी सिंगाड़ा कलश फूल आदि। तो देखो दीपावली के अवसर पर तो बनते हैं पान शंख हटड़ी और भात और पगलियाँ बनते हैं। करवा चौथ पर क्या बनते हैं? छबड़ी व स्वास्तिक बनते हैं। मकर संक्रांति पर बनते हैं घेवर और बीजनी। फिर रक्षाबंधन पर लेहरिया और चिक बनता है और शादी के अवसर पर जैसे तोरण है केरी है सिंगाड़ा है कलश फूल आदि बनते हैं। गोदना गुदवाने का सर्वाधिक प्रचलन किस में रहा था? जो गोदना गुदवाना है जैसे हाथ पर टेटू ओक बनाए जाते हैं वो किस जाति में ज़्यादा प्रचलित रहा? तो वो है आदिवासी के अंतर्गत। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? तो चिकनी मिट्टी की सहायता से क्या है कि कोटियाँ बनाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान है उसमें क्या है कि घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपचियों से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है व्हील। व्हील किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो व्हील क्या है कि जैसलमेर में अधिक प्रसिद्ध है। फिर है कि उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया था? तो वो किया 1965 के अंतर्गत। कहाँ प्राप्त किया? रोमानिया के अंतर्गत प्राप्त किया था। तो ठीक है ये तो हो गई अपने देखो ये है। फिर है कि जैसे कि अपना है राजस्थान का इतिहास ये अगली एक अनुक्रमिका है जिसमें देखिए राजस्थान का इसमें आता है एक परिचय फिर राजस्थान के संत एवं लोक संप्रदाय आ गए
राजस्थान के उत्सव मेला त्योहार और मेले आ गए, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण आ गए, राजस्थानी चित्रकला व लोक कला, और फिर एक शिल्प के विविध आयाम है, लोक संगीत है, राजस्थान की लोक नृत्य व लोक नाट्य है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। देखो ये अनुक्रमिका है, इसके अंतर्गत अपन को क्या है कि सारा का सारा मैटर जो अपने हैं वो क्या है कि अपन को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत अपने कोर्स के अंतर्गत जो भी है वो सारे के सारे क्या है कि टॉपिक अपन को क्या है कि इसी एक ही पुस्तक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो उसमें से आपके क्या है कि सारी आधे से ज़्यादा जो कल्चर है वो क्या है कि कंप्लीट हो जाती है, जिसमें क्या देखो इस राजस्थान के परिचय से लेकर है सारे के सारे अध्याय इसके अंतर्गत मिल जाते हैं, और अपन को क्या है कि अलग अलग स्थान पे उनको क्या है कि ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसे कि देखो ये है कौन सा अध्याय है इसके अंतर्गत, अपन मतलब इनसे संबंधित क्वेश्चन ही है वो ही यहाँ आगे आने वाले हैं। तो फिर देखिए जैसे कि स्थापत्य व शिल्प कला के विभिन्न आयाम, स्थापत्य कला और शिल्प कला है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन अपन क्या है कि अभी इसमें करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे क्या है कि उसमें ये सारे के सारे टॉपिक आते रहेंगे। जैसे चित्रकला, लोक नृत्य है, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण अपने आगे पढ़े हैं, संत लोक देवता ये सारे के सारे पढ़ लिए हैं। तो अपने क्या है कि स्थापत्य कला और शिल्प कला है उसके विभिन्न आयाम है, ये अपने क्या है, ये देखो ये राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं अपने हो गई। यहाँ तक के जो टॉपिक हैं ये टॉपिक अपन को क्या है कि इससे पहले वाले जो आपको है ना वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे ना उसके अंतर्गत हो गए हैं। अब है स्थापत्य एवं शिल्प के विभिन्न आयाम वाले होंगे, लोक संगीत वाले होंगे, राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इतना टॉपिक अपन करोगे तो आपके क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्चर वाले टॉपिक है वो कल्चर वाले टॉपिक क्या है कि आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखो आपके कल्चर वाले में टॉपिक में देखो क्या क्या है, जैसे स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ इत्यादि ये है इसके अंतर्गत। और ये परंपरागत विरासत है, संत लोक देवता है, और वस्त्र आभूषण है, चित्रकला व हस्तशिल्प है, क्षेत्रीय बोलियाँ, कृतियाँ, साहित्यकार ये है। जो कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक है वो ज़्यादातर क्या है कि आपके यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसमें देखिए अगला अपन देखते हैं, जयपुर शहर की नींव है जो 1776 किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये रखी गई थी राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। फिर है कि पृथ्वीराज विजय काल में अजमेर की तुलना किससे की गई है, पृथ्वीराज विजय है काव्य, जो पृथ्वीराज विजय है एक काव्य है उसके अंतर्गत अजमेर की तुलना किससे की गई, अजमेर की तुलना है वो किससे की गई, इंद्रपुरी से की गई। किस काव्य के अंतर्गत की गई, पृथ्वीराज रासो जो है जयानक की। ठीक है, फिर अगला देखिए आप इसके अंतर्गत, जैसे शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए, शुक्र नीति उसके अनुसार तो राज्य के क्या है कि 7 अंग माने गए हैं। फिर है कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। फिर है कि अचलगढ़ दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया, अचलगढ़ दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने करवाया था। फिर है कि राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो कितने दुर्गों को किया गया, 6 दुर्गों का। आम, गाजर, चीकू से याद करते हैं, आमेर, घाघरोन है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है और कुंभलगढ़ है। राजस्थान में स्थित स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं, तो 9 प्रकार के दुर्ग हैं। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरे हुए दुर्ग, जो चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं, जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे घाघरोन का दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, गिरी दुर्ग में आते हैं, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ ये सारे के दुर्ग। फिर है कि मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है, धानवन्य, जैसे जैसलमेर का किला है। संगन बीहेड़ वन में बने दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, वो वन दुर्ग आते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई व पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाता है, एरन दुर्ग कहलाता है। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाता है, जैसो खाई, तो खाई को वो पारिक है कहलाता है, खे है खाई आता है तो पारिक है खे आता है तो पारिक दुर्ग कहलाता है। परकोटे से गिरे हुए किस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो परकोटे से गिरा होता है वो पारी देह दुर्ग आता है। जैसे खाई से गिरा हुआ तो पारी खे आएगा, परकोटे से गिरा हुआ होगा तो पारी देह आएगा। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यू रचना हो किस श्रेणी में आते हैं, सैन्य दुर्ग में आते हैं। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधव साथ रहते हो, जैसे सूरवीर भी रहते हैं बांधव भी साथ रहते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, सहाय दुर्ग में आते हैं।
फिर है कि राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसको क्या है कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण किससे बताया, इतिहास का जो वीर विनोद है उसने क्या कि चित्तौड़ का निर्माण किससे बताया, चित्रांग मौर्य से। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था, चित्रकूट था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा था, चित्तौड़गढ़ किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। फिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए थे, 3 साके हुए थे। 1303, 1534-35 और 1567-68 के अंतर्गत हुआ था। देखो चित्तौड़ का पहला साका है किस शासक के काल में हुआ था, रावल रतन सिंह की काम 1303 में हुआ था, पद्मनी ने जोर किया था। चित्तौड़ का दूसरा साका किसके आक्रमण में हुआ था, बहादुर शाह के सफर में हुआ था, 1534 के अंतर्गत दुर्गाबाई थी। और फिर है कि चित्तौड़ का तीसरा साका किसके काल में हुआ था, ये हुआ था उदय सिंह के काल में, और 1567 के अंतर्गत शायद इसमें क्या कि फूल कंवर। फिर है चित्तौड़ के कितने द्वार है, चित्तौड़ के जो है कि देखो क्रम से द्वार कितने, चित्तौड़ के 7 द्वार हैं। 7 द्वार के अंतर्गत देखो पाडन पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, जोड़ला, लक्ष्मण और राम पोल है। ये है कि 7 पोलें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। फिर है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है, तो कुंभलगढ़ का। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग के कितने किमी लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है, तो 36 किमी है। कर्नल टोड था, उसने क्या कि कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है, तो एस्टर इस्कन वास्तु से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ में है तो मंडन, देखो कुंभलगढ़ मंडन। किस दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनाया था, तो रणथानदेव चौहान ने बनाया था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा, तो जो रणथंभौर दुर्ग है उसको बख्तरबंद का अब्बुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, तो जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें क्या है कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सिवाना दुर्ग है 56 की पहाड़ियों पर है, बालोतरा के अंतर्गत। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी, वीर नारायण परमार ने की थी। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किससे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, शीतल देव। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी ई दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी, तो राणा लाखा था, उसने क्या है कि जो बूंदी के किले को नहीं जीत सका तो उसने क्या है कि बूंदी का काल्पनिक दुर्ग बनाया था मिट्टी का, फिर उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। मिट्टी की नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, तो कुंभा हाडा ने लगाई थी। गर्भ गुंजन तोप किस किले में, तो तारागढ़ बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में भी है, तारागढ़ जो बूंदी वाला है उसके अंतर्गत है। कौन सा किला, एक तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत भी है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो नाहरगढ़ दुर्ग है वो क्या कि सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन था, तो इसका निर्माता कौन था, सवाई जयसिंह था। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान मेल बनाए, तो वो नाहरगढ़ दुर्ग के अंतर्गत बनाए थे। गढ़ बीटली और किस दुर्ग को कहा जाता है, तो तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है, गढ़ बीटली कहा जाता है। देखो एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, बूंदी के अंतर्गत है, एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, अजमेर के अंतर्गत है। फिर है कि अजमेर की गढ़ बीटली का निर्माण किसने करवाया था, अजय पाल ने करवाया था। फिर अगला देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, अजय पाल ने करवाया था अजमेर दुर्ग का निर्माण। फिर है कि किस दुर्ग को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, तो जो तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है उसको क्या कि विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। फिर है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। फिर है कि मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ है उसको क्या कि मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि नाम से जाना जाता है। किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपे किस किले में है, तो ये मेहरानगढ़ किले के अंतर्गत है। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था, जो चूरू किला है उसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। फिर एक 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे, ठाकुर शिव सिंह ने बरसाए थे।
जो चूरू का किला था उसका निर्माण तो कुशाल सिंह ने करवाया था। जो सोने चांदी के है कि जैसे गोले है ख़त्म हो गए, तो सोने और चांदी के क्या है कि गोले दागने वाला, जो चांदी के गोले दागने वाला वो कौन था? ठाकुर शिव सिंह था। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मेगनीज नामक किला कहाँ पर है? तो अजमेर के अंतर्गत है। ब्रिटिश राजदूत टॉम्स रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? मैंगनीज किले का किला अजमेर में की थी 1616 के अंतर्गत। फिर है कि अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता था? 1801 में जीता था। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर के अंतर्गत। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है? तो भैंसरोड का किला क्या है कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। भैंसा और रोड़ा चारण नामक क्या है कि जो व्यापारी है उन्होंने बनाया था, इस किले को बनाया था। फिर है किस किले को राजस्थान का वल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। घाघरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? दूधगढ़ या दुलरगढ़ था। संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? जो संत मीठे साहब की दरगाह वो कहाँ है? घाघरोन दुर्ग के अंतर्गत है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो ये घाघरोन दुर्ग में है। घाघरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ के अंतर्गत है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान किस किले में स्थित है? जो जयगढ़ आमेर के अंतर्गत है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग है उसको क्या कि रहस्यमय दुर्ग कहाँ है। जालोर का किला किस नदी के किनारे? तो जालोर का किला है सुकड़ी नदी के किनारे है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया? सुवर्णगिरी कहा गया है। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सोनार का किला है त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है। फिर है देखो जैसे कि ये है अपने परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया? तो सुवर्णगिरी जालोर में। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया? किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पत्थर के में पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो सोनार का किला जैसलमेर के अंतर्गत। फिर है कि किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई? तो सोनार दुर्ग। फिर है कि जैसे कि अपना है राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजयता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ भरतपुर है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया था? तो सूरजमल ने बनाया था। अष्ट धातु द्वार किस किले की विशेषता? अष्ट धातु द्वार है वो किस किले की विशेषता है? वो लोहागढ़ दुर्ग की। 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था? दिल्ली से कौन लाया था? जवाहर सिंह लाया था। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी आता है? तो मोती झील से पानी आता है। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो सका? तो वो था लॉर्ड लेक ने। जनरल ने कौन सा लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार चढ़ाई की थी? किसने की थी? लॉर्ड लेक ने। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से होती है? जो मोती गंगा झील है उसके अंतर्गत सुजान गंगा झील से व्यवस्था होती है। वजीर की काठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में? तो लोहागढ़ में है। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रत्यार अथवा महामारू। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओसिया जोधपुर के अंतर्गत है। फिर है कि गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर है, 1016 में बना था। फिर है जैसे कि ये देखिए राजस्थान में मंदिर शिल्पकला स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है 11वीं से 13वीं सदी तक। ओसिया का सचिया माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो सोलंकी या महामारू शैली का है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी जैन मंदिर पाली के अंतर्गत है, 1010 से 20। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? रायमल ने किया। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? किरात कूप था। फिर है जैसे कि यह है अपने है जैसे कि किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाथमा गांव बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुरो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनवाया था? मान सिंह की पत्नी कनकावती ने क्या कि अपने पुत्र की याद में बनाया था। फिर है कि देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 में का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया था। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ऋषभ देव है उसका निर्माण कराया विमल शाह ने। फिर एक देलवाड़ा है उसमें लूणवसाई मंदिर है उसका निर्माण जैसे लूण है, लूण को दूसरी भाषा में अपन क्या कहते हैं? नमक भी कहते हैं, नेमीनाथ। देलवाड़ा के नेमीनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था।
ये समर्पित तो किसको है? नेमिनाथ को समर्पित है। और निर्माण किसने कराया? वास्तुपाल और तेजपाल ने। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्ष आबानेरी दौसा के अंतर्गत। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो बंटदेवरा महादेव मंदिर बारा को। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर है, उनको क्या है कि खंभों का अजायब घर कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर कितने खंभों पर टिका है? तो 1444 खंभों पर है। हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओसिया के अंतर्गत है। सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर के अंतर्गत। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डिग का। पहले डिग भरतपुर में था, अब डिग क्या है कि एक अलग से जिला बन गया है। फिर है जैसे कि पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर। ये ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि पूछे जाते हैं। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बछावतों की हवेली है, मुंदड़ा हवेली है, रामपुरिया हवेली है, ये बीकानेर के अंतर्गत है। मूछे, मूछ देखो, बच्चा बच्चा बच्चे की मूछ और राम, बच्चे की मूछ और राम है बीके गोनी कदे। बच्चे की मूछ राम कभी बिकते नहीं है, बीकानेर के अंतर्गत है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो सोने चांदी की हवेली है मैनसर झुंझुनू के अंतर्गत। नाथूराम पोदार की हवेली है बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत। फिर एक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंतर्गत स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंतर्गत। फिर मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनिका की हवेली, माल जी का कमरा आदि कहाँ स्थित है? चूरू के अंतर्गत है। आपको क्या है कि जो इससे ये है कि ये हवेलियाँ, इन हवेलियों को क्या आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक कि बड़ा बाग है जैसलमेर के अंतर्गत है। जसवंतथड़ा कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। फिर एक कि छत्र विलास बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा के अंतर्गत है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है। 84 खंभों की ई छतरी कहाँ है? बूंदी के अंतर्गत। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? गटोर के अंतर्गत है। पाली बालू की छतरी कहाँ है? जैसलमेर में। फिर है कि सक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नरहड़ के अंतर्गत। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ है? सरवाड़ में है। बाटूड़ा कुआं कहाँ है? बाटूड़ा कुआं बाड़मेर। त्रिमुखी बावड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंतर्गत है। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। फिर है रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंतर्गत। गेप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर के अंतर्गत। तो देखो एक टॉपिक था अपना, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हो गए। जैसे कि राजस्थान स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, स्थापत्य एवं शिल्प के जो विविध आयाम है उनके क्या है कि सारे के सारे उनमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन के क्या है कि वन लाइनर में यहाँ बन गए। अगला वीडियो है जिसमें क्या है कि अपन क्या करेंगे, लोक संगीत, राजस्थान की लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और जैसे हो सकता है कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन, इन सारे टॉपिक को क्या है कि अपन एक साथ ही ले लेंगे। जिससे क्या है कि अपने के जैसे ये सारे के सारे टॉपिक हो गए हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद में इन टॉपिकों को अपन एक साथ में ले लेंगे। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व पढ़ते तो बहुत सारे, लेकिन इन क्वेश्चन आने जाने तो है जो क्या है कि ये बुक से चलती है राजस्थान अध्ययन वाली। इन बुक्सों में से ही क्या है कि अपने क्वेश्चन आएंगे। तो अपन क्या है कि जो व्यक्तित्व वाला है तो इनमें सारे के सारे क्वेश्चन अपन क्या है कि इन्हीं बुकों से पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत अपन।